अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, क्वेश्चन पेपर हुआ है उर्दू का। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सही जवाब क्या है, यानी ऑफिशियल आंसर की है क्या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका सही जवाब क्या है। तो हम सारे पेपर यानी जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसका जो आंसर होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए, जिससे उनको आइडिया लगे कि इसका ऑफिशियल आंसर की है क्या, उन्होंने कितना सही किया और कौन कौन से क्वेश्चन को उन्होंने गलत किया, इससे उनको आइडिया भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को हल करने से पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आया कैसे है। और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है उर्दू का। यहाँ पर समय दिया गया है, समय जो है वो 3 घंटे और 15 मिनट है। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है। क्यों है? क्योंकि ये 15 मिनट हमारा जो प्रश्न पत्र है उसको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और अगर हम बात करें कितने नंबर हैं तो इसका पूर्णांक कहते हैं नंबर को। तो ये टोटल 70 नंबरों के लिए क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 70 के 70 अंक ला सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका हुआ ये ज़्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो हमने आपको बताया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, पढ़ा था, जाना था। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले निर्देश को। निर्देश क्या है? जिसे हिदायत कहते हैं उर्दू में। तो निर्देश यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1 का जो निर्देश है उसमें बताया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब लिखना एकदम लाजमी है। सभी, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरा जो हिदायत दिया गया है इसमें बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ कहते हैं हिस्सा अलिफ को और खंड बा यानी हिस्सा बा। फिर इसके बाद तीसरा जो निर्देश है इसमें बताया गया है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको उर्दू में कहते हैं मारूजी सवालात या मुतबादिल किस्म के सवालात, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले तथा काले बाल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुविकल्पीय के लिए, इसके लिए आपको एक OMR शीट दी जाएगी। आपको उस पर इसके आंसर लिखना है और जो 50 नंबर होगा, क्योंकि ये टोटल 20 नंबरों के हैं, 20 क्वेश्चन और 20 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो ये 20 क्वेश्चन के लिए आपको OMR शीट मिलेगी, आपको वहाँ फिल करना है। और जो दूसरा खंड है, खंड बा यानी हिस्सा अलबा जो है, उस क्वेश्चन जो होंगे वो 50 होंगे। तो 50 नंबर जो होंगे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको हल करना है। और किस किस कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं? नीला और काला। और ये भी याद रखिए जेल पेन जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डॉट पेन का ही यूज़ करें, नीला या काला। इसके बाद तीसरा जो हिदायत दिया गया है, तीसरा तो हो चुका। चौथा हिदायत है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें, यानी अलग नहीं लिखें। जो आपको OMR शीट मिली है वहीं पर इसको लिखना है आपको। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें और तथा इरेजर अथवा हाइटनर का प्रयोग ना करें, यानी उसको काटे नहीं या इरेजर का या किसी और चीज़ का प्रयोग ना करें। अगर गलत हो गया है तो आप उसको वही रहने दीजिए। अगर आप 2 गोले को भर देंगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये है। और फिर 5वां जो खंड है उसमें बताया गया है, 5वां खंड नहीं बल्कि 5वें नंबर का जो है उसमें बताया गया है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी उसके सामने दिए गए हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद अगला है खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, यानी हिस्सा अलिफ
अब आपका ओएमआर शीट पर फिल करना है। इसके बाद जो हिस्सा बा है उसके सभी प्रश्नों को जो उत्तर लिखना है वो एक साथ ही करें। अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता है तो उस जगह को छोड़ दीजिए। इसके बाद अगला और आखिरी निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए यानी शुरू कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए यानी समय बर्बाद ना कीजिए। जो आता है आप उसको करिए, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए। और आपको 15 मिनट इसीलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आप सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा नहीं आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग करिए। और जो नहीं आता है उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। वहाँ पर ये नहीं कि हम सोच रहे हैं इसका जवाब क्या हो सकता है, नहीं, बल्कि जो आता है उसको करते जाइए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन ये हमारा हिस्सा अलिफ है। हिस्सा अलिफ जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर एक हिदायत दी गई है जिसे निर्देश कहते हैं। हिदायत है कि सवाल नंबर 1 से 20 हिस्सा अलिफ के सभी सवालात मुतबादिल किस्म के हैं। मुतबादिल या मारूजी सवालात हैं जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। मुंदरजा झेल सवालात में हर एक के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं। इनमें से सही मुतबादिल चुनें और उन्हें OMR शीट में लिखें, यानी OMR शीट जो आपको मिलेगी उसमें आपको फिल करना है। और ये 20 क्वेश्चन होंगे तो 20 नंबर होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आगे नंबर भी दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 है कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पर है इलाहाबाद, दूसरा है फैज़ाबाद, तीसरा है दिल्ली, चौथा है लखनऊ। तो बताइए कौन सा सही होगा। मीर अनीस ये इलाहाबाद में नहीं पैदा हुए थे। आप इलाहाबाद को कट कर दीजिए, और लखनऊ, तो लखनऊ भी ये पैदा नहीं हुए थे। अब 2 जो ऑप्शन है फैज़ाबाद या दिल्ली, तो आप बताइए कौन सा सही होगा। जो मीर अनीस हैं इनके अब्बा व अजदाद यानी बाप दादा जो थे वो दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन ये जो थे ये दिल्ली में पैदा नहीं हुए थे। जब दिल्ली में तबाही आई थी तो तबाही के बाद इनके जो अब्बा व अजदाद थे यानी बाप दादा जो थे वो आ गए थे कहाँ, फैजाबाद आ गए थे। तो जब फैजाबाद में वो रहते थे तभी ये मीर अनीस पैदा हुए। तो मीर अनीस कहाँ पैदा हुए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये मीर अनीस फैजाबाद में पैदा हुए थे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कासा के माने क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है दिल, दूसरा है प्याला, तीसरा है जिंदगी, चौथा है सर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। कासा के माने जो होते हैं वो प्याला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें भी करेक्ट होगा। ये दिल नहीं होगा, ना ही जिंदगी होगा और ना ही सर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें पूछा गया है नज्म, एक नज्म है जिसका नाम है कब्र, का शायर कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मीरा जी, दूसरा है मखदूम, तीसरा है अख्तरुल ईमान, चौथा है अली सरदार जाफरी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो अभी तक जो 2 क्वेश्चन आए थे वो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा था, और हमने आपको ये भी बताया था कि ये नज़्म बहुत ही प्यारी है। इसके बारे में भी बताया था कि इसकी स्टोरी क्या है। तो आप बताइए ये किसने लिखा होगा। तो इसको लिखने वाले अख्तरुल ईमान है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मीरा जी ने नहीं लिखा, ना ही मखदूम ने लिखा, और ना ही अली सरदार जाफरी ने लिखा। अली सरदार जाफरी ने तो मशरिक व मगरिब लिखा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? इसमें पूछा गया है जिंदगी भी तो पशेमां है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हिला मेरे मर जाने का। तो ये शेर अगर आप देखेंगे तो हमने जो मैराथन किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे हमने यही क्वेश्चन पूछा था। तो इसको बताइए, और इसको आपको याद कराने का ट्रिक भी बताया था कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है ये शेर किस शायर का है। आपको पहचानना है, तशरीह नहीं करनी, बल्कि इसको पहचानना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फ़ानी, दूसरा है असगर, तीसरा है जिगर, चौथा है हसरत। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अब आप इस शेर को पढ़ेंगे तो सारे शेर को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट का देखते और पहचान जाते। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, नेका। तो नेका से हमने किसको याद किया है? फ़ानी बदायूनी को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये असगर जो हैं, असगर गोंडवी जिनका नाम है, इनको तो हमने याद किया था को में से, को में।
नज़र को मैं, असर को मैं, आपको याद आया होगा शायद, ऐसे याद किया था। और जो जिगर मुरादाबादी हैं इनको याद किया था आए से। ये साए और आए ऐसे लफ्ज़ आते हैं, तो इसको लिखने वाले जिगर मुरादाबादी हैं। और हसरत जो हैं, हसरत मुहानी जिनका नाम है, इनको याद किया था तमाम से, यानी इनके हर शेर के लास्ट में तमाम आता है। तो ये क्या है, ये और ये जो फ़ानी बदायूनी है इनको यासियात का इमाम भी कहा जाता है। हम लोगों ने ये भी जाना था। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि मौत इनके यहाँ बहुत अजीज़ थी। ये मौत की तमन्ना करते थे। ये कहते थे ज़िंदगी में जितने भी दुख परेशानियाँ हैं उन सब का इलाज मौत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें क्या पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन है, इसको और ऊपर करें थोड़ा सा, यहाँ, हाँ ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बेकद्र कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महू तमाशा ए लब बाम अभी। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है? आपको यहाँ क्या पहचानना है कि इसमें कौन सी सिनात पाई गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तजाद, दूसरा है तलमीह, तीसरा है तजनीस, चौथा है लफ व नश्र। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अगर आप इस शेर को पढ़ेंगे आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि इसमें क्या है, तो हम इन ऑप्शनों को देखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये हो क्या सकता है। तो तजाद के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि जब शेर में 2 अल्फाज ऐसे आएँ जो एक दूसरे के ज़िद हों, यानी कि उल्टा हों, तभी तो हम कहेंगे कि इसमें सनअत तजाद पाई गई है। जैसे एक शेर भी हमने आपको बताया था कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसमें क्या आया, इस शेर में शाम आया, सुबह आया, पहले आया क्या, सुबह, क्योंकि सुबह होती है और शाम होती है। तो सुबह और शाम जो है एक दूसरे के क्या हैं, जिद हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कहेंगे कि इस शेर में तजाद पाया जाएगा, यानी सनअत तजाद। तो इसमें ऐसी ये जो शेर है इसमें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कट कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। और तजनीस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तजनीस के बारे में हमने आपको एक बताया था, एक शेर जो था वो हमने कई बार आपको बताया था, आपको भूले ही नहीं होंगे, क्योंकि बार बार हम किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं या याद करते हैं तो हम उसको नहीं भूलते, प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो वो हमारे जहन में रह जाती है चीज़ें। तो तजनीस के बारे में हमने आपको एक शेर बताया था कि गले से मिलते ही, क्या था, गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो इसमें क्या है, इस शेर में 2 अल्फाज ऐसे आए हैं जो लिखे सेम गए हैं, लेकिन इनके माने क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़े अलग जाते हैं लेकिन लिखे सेम जाते हैं, और कभी कभी लिखे सेम जाते हैं और पढ़े भी सेम जाते हैं, यानी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें सनअत तजनीस हुआ है, लेकिन इस शेर में भी ऐसा आप कहीं नहीं देख पा रहे होंगे, तो हम इसको भी कट कर देंगे, यानी ये तजनीस भी नहीं होगा। और फिर बात करते हैं लफ व नश्र की। तो लफ व नश्र, लफ के माने होता है लपेटना और नश्र के माने होता है फैलाना, यानी पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए फिर उसी के निस्बत उसको फैलाकर बताया जाए, तो वहाँ पर हम कहते हैं लफ व नश्र हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। और तो अगर आप इस शेर को गौर से पढ़ते तब भी आप जान जाते कि इसमें कौन सी सिनत पाई गई है। इतना ज़्यादा डीप में ना जाते तब भी आपको पता लग जाता। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते, नमरूद, क्या आया है, नमरूद। तो ये नमरूद जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में था। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये पुरानी तारीख़ है और ये कुरान या हदीस की रोशनी में कोई बात बयान की जाती है तो हम कहते हैं उसको सनअत तलमीह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप अगर इतना ही देखते तब भी आप पहचान जाते, आपको इतने सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं थी। आप इतना देखते नमरूद, आतिशे नमरूद, तो आप समझ जाते कि नमरूद जो है ये तो पुरानी तारीखी वाक़या बयान किया जा रहा है इस शेर में। तो आप कहते कि इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है, मुंदरजा झेल में से कौन कसीदे के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है। क्या है हमारा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि कौन सा है, बल्कि कौन सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है तशबीब, दूसरा है रुखसत, तीसरा है गुरेज, चौथा है दुआ। तो बताइए कौन सा होगा, कौन सा सही जवाब होगा। क्योंकि कसीदा के आप देखेंगे तशबीब, ये तो पहला जुज़ है, कसीदे का यह पहला जुज़ है तशबीब, और तशबीब के बाद आता है गुरेज, और गुरेज के बाद आता है मद्दा, फिर उसके बाद में
हुस्न तलब और फिर लास्ट में आता है दुआ। यानी ये पांच जुज़ होते हैं, यहाँ पर 3 दिए गए हैं। लेकिन ये रुखसत अगर आप देखेंगे, रुखसत तो आता है मरसिया में, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये कसीदे का जुज़ नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 7वें क्वेश्चन पे पूछा गया है मरसिया में चेहरे से क्या मुराद है। चेहरा ये पहला जुज़ होता है, तो इससे क्या मुराद है? इस हिस्से में मैदान जंग का जिक्र होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरा है ये मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये मरसिया का इब्तिदाई हिस्सा होता है चेहरा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा क्या बताया गया है? तीसरी में बताया गया है कि इसमें हीरो की शान व शौकत बयान की जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। और फिर आखिरी क्या है? इसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर डी में कि हीरो की शहादत पर मातम किया जाता है। तो जिसमें मातम किया जाता है वो तो बयान होता है, ये लास्ट में होता है, जिसमें उसकी तारीफ बयान करके रोया जाता है और तेज़ आवाज़ में रोया जाता है, मातम किया जाता है। तो ये तो आखिरी जुज़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 8वें क्वेश्चन है एक मुहावरा। मुहावरा कैसे है? यहाँ पर देखेंगे बगले झांकना, तो नू अलिफ जबन्ना लास्ट में है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये मुहावरा है। तो मुहावरा है बगले झांकना का क्या मतलब है? आपको यहाँ पर इसके माने बताना है बगले झांकना के। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है नादिम होना, दूसरा है होश में आना, तीसरा है धोखा देना, चौथा है बहाने बनाना। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो नादिम होना नहीं होगा, और ना ही होश में आना होगा, ना ही धोखा देना होगा, बल्कि इसका जो सही जवाब है वो बहाने बनाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? जोश मलिहाबादी जिन्हें शायरे इनकलाब और शायरे शबाब भी कहा जाता है, तो इनका असल नाम क्या है? शौकत अली खां, और दूसरा ऑप्शन है शब्बीर हसन खां, तीसरा है अली सिकंदर, चौथा है जाफ़र अली खां। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो शौकत अली खां, ये तो पिछली बार पूछा भी गया था और हमने मैराथन में भी इसको जाना था कि शौकत अली खां जो है ये नाम फ़ानी बदायूनी का है। किसका है? जिसे यासियात का इमाम कहा जाता है, उन्हीं का तो ये नाम है शौकत अली खां। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। और फिर तीसरा ऑप्शन है अली सिकंदर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो अली सिकंदर है ये जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। किसका असल नाम है? ये जिगर मुरादाबादी का है, तो ये भी कट जाएगा। और फिर है जो आखिरी ऑप्शन है डी जाफ़र अली खां, तो ये भी नहीं होगा। जो जोश मलिहाबादी हैं इनका असल नाम या असली नाम या पूरा नाम जो है ये शब्बीर हसन खां है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है चारपाई का ताल्लुक किस सिनफ से है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पर है अफसाना, दूसरा है नाविल, तीसरा है इंशाइया, चौथा है नज्म। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो जो चारपाई है ये अफसाना नहीं है और ना ही ये नाविल है, बल्कि ये तो इंशाइया है। क्या है? इंशाइया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नज्म भी नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है जोश, दूसरा है जिगर, तीसरा है हसरत और चौथा है आतिश। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो ये आतिशे गुल, ये आतिश नाम से आप कंफ्यूज ना होइए कि ये आतिश है, आप इसको सबसे पहले काटिए, क्योंकि ये आतिश ने नहीं लिखा है। ये आतिश का, आतिश लखनवी जिनका नाम है, ये उनका शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि जो आतिशे गुल है ये तो जिगर मुरादाबादी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और ये जो आतिशे गुल है जिगर मुरादाबादी ने लिखा है, तो इसके अलावा इन्होंने दागे जिगर भी लिखा है। क्या लिखा है? दागे जिगर। और दागे जिगर के अलावा इनके एक और शेरी मजमुआ है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है शोला तूर। क्या नाम है? शोला तूर। ये भी याद रखिए, क्या पता अगली बार यही पूछ लिया जाए। तो ये जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमुआ है, इन्होंने टोटल 3 शेरी मजमुआ लिखा। जोश मलिहाबादी का नहीं है, ना ही हसरत मुहानी का है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है दर्जा झेल में से फैज़ का मजमुआ कौन सा है? फैज़ अहमद फैज़ जिनका पूरा नाम है, तो इनमें से बताइए कौन सा फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सुर्ख सवेरा, दूसरा है बिसाते रक्स,
तीसरा है गुले नगमा और चौथा है जिंदा नामा। तो बताइए कौन सा सही होगा। सुर्ख सवेरा नहीं है, ना ही बिसाते रक्स है। और ये जो गुले नगमा है तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसको लिखा है फिराक गोरखपुरी ने, तो ये भी सही नहीं होगा। तो जो फैज़ अहमद फैज़ हैं इन्होंने टोटल 7 शेरी मजमुआ लिखा है, तो उसमें जिंदा नामा भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि मुसद्दस, जो मुसद्दस की हैयत में लिखा गया है जिसका नाम है मदो जज्र इस्लाम, और इसका दूसरा नाम क्या है मुसद्दस हाली, तो इसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मदो जज्र इस्लाम का मौजू क्या है, यानी इसका टॉपिक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है ज़बान की इस्लाह, दूसरा है तनकीद की इस्लाह, चौथा है कौम की इस्लाह, चौथा है गज़ल की इस्लाह। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो जो मदो जज्र इस्लाम है ये इसका मौजू जो है वो कौम की इस्लाह है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ये ज़बान की इस्लाह नहीं है, ना ही तनकीद की इस्लाह है और ना ही गज़ल की इस्लाह है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इस आबाद खराबे में किसकी खुद नोश्त है। खुद नोश्त क्या होता है, यानी आत्मकथा, यानी जो वो खुद के बारे में खुद लिखता हो जो शायर, उसको हम कहते हैं खुद नोश्त। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है जोश, दूसरा है फिराक, तीसरा है हाली, चौथा है अख्तरुल ईमान। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। इस आबाद खराबे में, तो इसको लिखने वाले जो हैं जोश मलिहाबादी नहीं हैं, ना ही फिराक गोरखपुरी हैं और ना ही अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, बल्कि इसको लिखने वाले अख्तरुल ईमान हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मशरिक व मगरिब, ये एक नज़्म का नाम है, तो इसको बताइए कि ये किसकी नज़्म है, यानी इसको किसने लिखा। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अली सरदार जाफरी, दूसरा है इकबाल, तीसरा है जोश, चौथा है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो मशरिक व मगरिब जो नज़्म है इसको लिखने वाले अली सरदार जाफरी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखा, ना ही जोश मलिहाबादी ने लिखा और ना ही अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि तलस्सुम ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है। तलस्सुम ख्याल, आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है प्रेमचंद, दूसरा है कृष्णचंद, तीसरा है राजेंद्र सिंह बेदी और चौथा है मंटू, जिनका पूरा नाम सादत हसन मंटू है। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। जो तलस्सुम ख्याल है इसको लिखने वाले कृष्णचंद हैं, जिनको शहंशाह अफसाना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कृष्णचंद है इनका ये पहला अफसानवी मजमुआ है, तो ये भी याद रखिए कि जो अफसानों का जो पहला मजमुआ है कृष्णचंद का, तो उसका नाम है तलस्सुम ख्याल। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद ने इसको नहीं लिखा और ना ही राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा और ना ही सादत हसन मंटू ने लिखा, लेकिन इन चारों ने अफसाना जरूर लिखा है, लेकिन ये जो नाम बताया गया है इसको नहीं लिखा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें पूछा गया है एहतिशाम हुसैन का ताल्लुक किस तहरीक से था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अलीगढ़ तहरीक, दूसरा है तरक्की पसंद तहरीक, तीसरा है खिलाफत तहरीक, चौथा है हल्का अरबाब ज़ोक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने नहीं किया था, तो बताइए कौन सा सही होगा। जो एहतिशाम हुसैन हैं, एहतिशाम हुसैन रिजवी जिनका नाम है पूरा, तो जो इनका ताल्लुक था वो था तरक्की पसंद तहरीक से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अलीगढ़ तहरीक से नहीं था और ना ही खिलाफत तहरीक से था और ना ही हल्का अरबाब ज़ोक से था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो न तमाशा मेरे गमखाने का। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर फिर से हमसे पूछा गया है कि ये किसका शेर है। आपको यहाँ पर शायर को पहचानना है, तो आप सारा शेर को पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट का ही तो देखना था। तो लास्ट को हम देखेंगे और फ़ौरन से बता देंगे कि ये तो अभी हमारा शुरुआत में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, इन्हीं के शेर दिया गया था। तो इसको किसने लिखा, आप ऑप्शन को देखिए।
यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो नंबर 1 पर जो हमारा ऑप्शन है वही तो सही रहने वाला है, क्योंकि ने का से हमने याद किया है फ़ानी बदायूनी का, तो इस के जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और फिराक गोरखपुरी जो हैं इनको हमने कैसे याद किया था कि जो था, यानी इनके हर शेर के लास्ट में आता है कि जो था। और जो फैज़ अहमद फैज़ हैं इनके हर शेर के लास्ट में आएगा होगी, सहर होगी, बसर होगी, नज़र होगी, ऐसे कर कर के आएगा, लेकिन होगी ज़रूर रहेगा, तो उसको फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। और फिर हसरत मुहानी जो हैं इनके हर शेर के लास्ट में तमाम आएगा, तो हम अगर यहाँ तमाम होता तो हम कहते कि इसको लिखने वाले हसरत मुहानी हैं, लेकिन यहाँ पर आया है नेका, तो नेका से हमने याद किया है फ़ानी बदायूनी का, तो फ़ानी बदायूनी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। इसमें क्या पूछा गया है, तो ये भी हम लोगों ने मैराथन में किया था कि इकबाल की पैदाइश का सन क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, नंबर 1 पर है 1877, दूसरा है 1977, तीसरा है 1677 और जो चौथा है वो है 1826। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ था मैराथन में, और वैसे भी कई बार हमने इसको पढ़ा है कि अल्लामा इकबाल जो हैं ये 1877 में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1977 नहीं है, ना ही 1677 है, और 1826 भी नहीं है। इसके बाद अगला और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टोटल 20 ही पूछे गए हैं, तो ये जो 20वां है आखिरी हम कह सकते हैं, यहाँ पूछा गया है नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है। आप बताइए, हमने इसको भी पढ़ा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, नंबर 1 पर है अंग्रेज़ी, दूसरा है अरबी, तीसरा है अतालवी, चौथा है फ़ारसी। तो जो नाविल है ये तो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसके माने नए के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरबी नहीं है, ना ही अतालवी है, और ना ही फ़ारसी है। अब हम इसके बाद अगले सेक्शन पर चलते हैं, यानी हिस्सा बी पर भी जाएंगे, लेकिन अब जो हिस्सा अलिफ हम लोगों ने सॉल्व किया है, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो इनमें आप बताइए कि आपने कितना सही किया, और आपने कब से इसको ज्वाइन किया था, और कब से आप यहाँ से तैयारी कर रहे थे, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आप अपना शहर, गांव, डिस्ट्रिक्ट, ये सब भी बताइए। अब हम आते हैं हिस्सा बा पर। हिस्सा बा में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्सा बा है मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब लिखिए, यानी ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 1 क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि ये जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने कहा था कि जो मैं मैराथन करा रही हूं वहीं से आपके ये भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपके जो उर्दू मैराथन था, कंप्लीट उर्दू मैराथन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वहीं से आपके ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कवर हो गए हैं। तो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है इकबाल का कोई एक शेर लिखिए। तो अल्लामा इकबाल के हमने कई शेर को पढ़ा था, और एक शेर था जिसको मैं हर बार एग्जाम्पल में लेती थी, जो था जब हम आपको रदीफ़ और काफ़िया में फ़र्क बताते थे कि क्या फ़र्क है, कौन सा रदीफ़ है और कौन सा काफ़िया है, तो इन्हीं का शेर लेती थी मैं। उनका शेर था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं, यानी इनके हर शेर की लास्ट में और भी हैं आता है। तो ये आपका 2 नंबर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है मिसालों के साथ मिरातुन नज़ीर की तारीफ़ लिखिए। तो मिरातुन नज़ीर को भी हम लोगों ने पढ़ा था, और मिसाल के तौर पर हमने बताया था, एक शेर था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं, यानी एक जो बाग है इसी के मुनासबत और लफ्ज़ों का आना ही हमारा मिरातुन नज़ीर कहलाता है। जैसे पत्ता पत्ता हुआ, बूटा बूटा हुआ, ये कहाँ होते हैं, ये बाग में होते हैं, तो उसी के मुनासबत से और लफ्ज़ जब आते हैं तो हम कहते हैं कि ये मिरातुन नज़ीर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मुनाजात बेवा किस शायर की तख्लीक है। अगर आप मैराथन करे होंगे तो आपको ये सबसे पहला, शायद ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि मुनाजात बेवा को किसने लिखा, और यहाँ पर पूछा गया है किस शायर की तख्लीक है। बात वही है कि इसको लिखा किसने है। तो जो मुनाजात बेवा है इसको लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जो हिस्सा बा है उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल सवालों की मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर से मुराद क्या है, ये वेरी शॉर्ट टाइप नहीं है बल्कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो वेरी शॉर्ट टाइप थे, और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप
शॉर्ट टाइप है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टाइप तो हो ही गया, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे और इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह आपके टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन तो 4 होंगे लेकिन एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे, तो हमारा टोटल 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर पहला है, खाका निगारी से आप क्या समझते हैं? तहरीर कीजिए। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप क्या समझते हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि इसकी सही डिफिनेशन क्या है, आपको वो बताना है। तो जो असनाफ़े अदब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने इसको जाना था कि खाका निगारी क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ये वहाँ से आप कर लेंगे। फिर दूसरा जो ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन वही आए हैं जो हम लोगों ने किया था। इसमें क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। अब यहाँ पर क्या पूछा गया? ये नहीं पूछा गया है कि इसको किसने लिखा, बल्कि ये 5 नंबरों के लिए है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ज़रूरी हवालों के साथ इस शेर की तशरीह कीजिए। अब आप हवाला निकालना आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट में देखेंगे ने का। अब ने का शुरुआत में भी क्वेश्चन पूछे गए थे ने का से ही, और यहाँ पर फिर आया ने का। तो हम क्या कहेंगे कि इसको किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले फ़ानी बदायूनी हैं। तो इस तरह आपके हवाला बड़ी आसानी से निकल आएगा। फिर इसके बाद तशरीह करना बताया गया है, तो इसकी तशरीह हम लोगों ने किया था, तो ये आसान है, आप इसकी तशरीह कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन है, 5 नावलों के नाम लिखिए। जहाँ ये नहीं पूछा गया है नावल निगारों के नाम लिखिए, बल्कि जो नावल हैं, जैसे उर्दू का पहला नावल क्या है, अगर हम बात करें उर्दू की पहले नावल की, तो वो तो मिरातुल उरूस है, जिसको किसने लिखा? जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो आप यहाँ पर यही बताइए कि नावलों के नाम आपको लिखना है, 5 नावलों के। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का हो गया मिरातुल उरूस, और दूसरा जो आपके एग्ज़ाम वो आपके बुक में है उमराव जान अदा, जिसको मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखा है, ये भी हमारा नावल है। तो यहाँ पर नावल निगार का नाम नहीं पूछा गया है, बल्कि नावल का नाम पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें पूछा गया है, मुंदरजा झेल मुहावरों में से 5 के माने बताते हुए अपने बनाए जुमले में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुहावरा दिया गया है, यानी हर में आप देखेंगे हर सेंटेंस में लास्ट में नू अलिफ जबन्ना आएगा, क्योंकि यही तो हमारा मुहावरा होता है। लेकिन जिसके लास्ट में नू अलिफ जबन्ना नहीं आएगा तो हम उसको क्या कहते हैं? ज़रबुल मिस्ल कहते हैं या कहावत कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आए हैं? आसान आया है, आप देखिए। पहला है आब आब होना, दूसरा है आसमान सर पर उठाना, तीसरा है आग बगूला होना, और चौथा है आंखें चुराना। इसके बाद और क्या है? इसके बाद 5वां है खाक छानना, और छठा है अकर मकर करना, और 7वां है आंखें खुलना, और 8वां है अपना उल्लू सीधा करना। तो सारे आसान हैं, लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ कितना बोला गया है? 5 बोला गया है। 5 बोला गया है या 4 बोला गया है? 5 बोला गया होगा, देखें। हाँ, 5 बोला गया है। तो 5 का ही आपको करना है, माने बताना है और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल सवालों की तफसीली जवाब लिखिए। तफसीली जवाब क्या होता है? इसको हम कहते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे? एक के लिए 6 नंबर होंगे, और टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, और एक के लिए 6 होगा, तो हम क्या कहेंगे? 6 जो हो 24, यानी टोटल 24 नंबर यहाँ जो आखिरी हिस्सा है इससे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें पूछा गया है, अपनी दरसी किताब के मुंदरजा झेल इक्तिबास की आसान ज़बान में तशरीह कीजिए और सियाक व सबाक का हवाला भी दीजिए। यानी सियाक और सबाक भी लिखना है और फिर इसकी तशरीह करना है। तो आप इसको करिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये हिस्सा बी का ही क्या है? तीसरे क्वेश्चन का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसी में ये दूसरा क्वेश्चन है। मुंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। उन्वानात क्या होता है? ये उन्वान की जमा है। उन्वान कहते हैं टॉपिक को, और मजमून कहते हैं एस्से को। तो आपको किसी एक पर एस्से लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आसान है ये भी, क्योंकि जो हम लोगों ने इससे किया था
उसमें जो हमने बताया था इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकता है, तो उसमें यहाँ पर 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक है वक्त की पाबंदी, दूसरा है साइंस के करिश्मे, तीसरा है इल्म बड़ी दौलत है, चौथा है तालीम नस्वा, और चौथा नहीं बल्कि 5वां है। 5 पूछे गए थे लेकिन करना एक ही है, यौम आज़ादी। तो आप देख पा रहे होंगे साइंस के करिश्मे हमने कैसे पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था साइंस के कारनामे। तो अगर आपने जो मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, तो अगर आपने उन सबको तैयार किया होगा तो आपको पता होगा कि ये साइंस के कारनामे भी हम इसको लिख सकते हैं, साइंस के करिश्मे हो या साइंस के कारनामे, वही बात है। तो आप अगर इसको तैयार किए होते तो ये कर लेते, या यौम आज़ादी भी हम लोगों ने किया था, हमने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से एक ही पूछा गया है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही करिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछे गए जो मैंने बताया था कि आ सकते हैं। इसके बाद अगला पूछा गया था सी नंबर पर, यानी कि तीसरा नंबर का सवाल था कि मुंदरजा झेल गैर दरसी क्या होता है, जो आपके बुक का हिस्सा ना हो। तो गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। अपनी ज़बान से मुराद क्या है, आसान लफ्ज़ों में लिखिए। तो यहाँ पर यह है, आप देख लीजिए, इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल अदीबों और या शायरों में से किसी एक, यहाँ पर ये भी नोटिस करिए कि ये जो नाम आपको 4 दिए गए हैं लेकिन करने सिर्फ और सिर्फ एक हैं, कि हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर तफसील से रोशनी डालिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। कौन कौन से नाम हैं? नंबर 1 पर है पितरस बुखारी, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक, और इसको और ऊपर करें जिससे आपको सारे नाम दिखें। तो पितरस बुखारी हो गया, फिर है मौलवी अब्दुल हक, तीसरा है फिराक गोरखपुरी, चौथा है फैज़ अहमद फैज़। तो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था कि जो पूछे जा सकते हैं, उन चारों नामों में से यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ हमको मिले हैं। तो फैज़ अहमद फैज़, अगर आपने उन चारों को याद किया हुआ होगा तो यहाँ आप फैज़ अहमद फैज़ को देख पा रहे होंगे। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि 2024 में जो क्वेश्चन उर्दू का पूछा गया क्लास 10 यानी हाई स्कूल वालों के लिए, तो वो कौन कौन से थे और उनका सही जवाब क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल भी हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ था तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए, जिससे उनको आइडिया लगे कि उन्होंने कितना सही किया और कितना गलत किया। और अगर आपको मेरी जो 2024 में मैं पहली बार इसकी क्लास 10 वालों की तैयारी करा रही थी, तो अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप कब से जुड़े हुए हैं और कहाँ से जुड़े हुए हैं साथ में ये भी बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।